हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हमने जो सोशल वर्क की सीरीज़ स्टार्ट की है यूजीसी नेट को कैटर करते हुए, उसमें अभी तक हमने देखा कि हमने सोशल वर्क की हिस्ट्री के बारे में जाना इन यूके यूएसए, सोशल वर्क की मेथड्स कैसे डेवलप हुई उसके बारे में जाना, सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन कैसे डेवलप हुआ ये जाना। ठीक है, उससे पहले के वीडियोस में हमने एक ब्रीफ में समझा था कि सोशल वर्क क्या होता है। अब आज जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशल वर्क इन इंडिया। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अगर सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसका फ़िलॉसफी क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ सोशल वर्क का इंडिया में, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो क्या होते हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन देखा है सोशल वर्क का, वो या तो आपने देखा है कि पावर्टी कैसे रिमूव करें या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं वो मार्जिनलाइज सेक्शन को कैटर करते हुए दिखने वाले हैं। और ये वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है। देखिए, ये दो वर्ड से मिलके बना है, मार्जिन एंड लाइज्ड। ठीक है, तो मार्जिन का मतलब होता है कि एक, मान के चलिए ये नॉर्मल है, यहाँ पर वो सब लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, और मार्जिन के इस तरफ हम उन लोगों को कर देते हैं जो सोसाइटी के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हो सकता है वो किसी तरह की डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, या हो सकता है कि उनके अंदर कोई कमी हो जो सोसाइटी को लगता है कि वो सोसाइटी की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो होता है मार्जिनलाइज सेक्शन। तो इस तरह से हम सोशल वर्क को पढ़ेंगे कि सोशल वर्क की फ़िलॉसफी, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को एनालाइज करेंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडिया में, और मार्जिनलाइज सेक्शन पे क्यों फोकस किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको समझाया, कमिटमेंट टू मार्जिनलाइज ग्रुप, ये ऐसा टर्म है जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा जब हम हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं वो ग्रुप, मार्जिनलाइज ग्रुप? या तो वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, सोशली, इमोशनली, मेंटल रिसोर्सेज डेप्रीवेशन, इस तरह से उनको मार्जिनलाइज किया गया है। इकोनॉमिकल कैसे होगा? वो उस तबके को बिलोंग नहीं करते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करता है, वो इकोनॉमिकल हो गया, है ना। उस क्लास को बिलोंग नहीं करता, क्लास के लैडर में जैसे हम अपर क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास बोलते हैं, तो ऐसा तबका जो लोअर के भी नीचे आता है वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हो गया। सोशल मार्जिनलाइजेशन, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको सोसाइटी ने सालों से मार्जिनलाइज किया हुआ है। और ये जो कास्ट सिस्टम है ये आया हमारा किससे है? तो ये आया था हमारा वर्ण व्यवस्था से। तो वर्ण में क्या होता था ना, इंसान का जो प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ण डिसाइड होता था। समय के साथ क्या हुआ, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्या बन गई, कास्ट सिस्टम बन गई। और वो ग्रुप जो कि ऐसे काम करते थे जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं या इंटेलेक्चुअल लोग नहीं करते हैं, उस तरह का एक काम डिसाइड किया गया, और वो काम को करने वाले को सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, इमोशनल, इमोशनल वो होता है कि आप अपने जो डे टू डे लाइफ है उसके जो फंक्शंस हैं उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से भी एक ग्रुप होगा, वो मार्जिनलाइज्ड होगा, है ना। मेंटल रिसोर्सेज का डेप्रीवेशन, जो रिसोर्सेज आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका डेप्रीवेशन, तो ये सारा ग्रुप किस में आएगा, मार्जिनलाइज में। अभी कैसे मार्जिनलाइज्ड हुआ, तो पावरलेसनेस और सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन। पावरलेसनेस यानी कि यहाँ पर हम वो पावर की बात नहीं कर रहे हैं जो फिज़िकल पावर होती है, यहाँ पर हम उस पावर की बात कर रहे हैं जो एज अ इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, सोसाइटी में होता है पावर। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज, सोशली मार्जिनलाइज या इमोशनली मार्जिनलाइज लोगों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक तरह से पावरलेसनेस फील करते हैं वो लोग। और धीरे धीरे सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था आई, और वर्ण व्यवस्था से कहाँ आ गए हम, कास्ट सिस्टम पे,
और आज हम जो पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं उसमें जान करके लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है ताकि वोट बैंक बन सके। तो ये सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन होता है। ठीक है, कुछ लोगों को अलग कर देना सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से, क्यों? क्योंकि वो उतने बेनिफिशियल नहीं है सोसाइटी के लिए। तो ये सालों से चलता आ रहा है, बस इसका स्वरूप अलग अलग रहता है हर सोसाइटी में। गोल क्या है हमारा? एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस गोल के साथ हम मार्जिनलाइज ग्रुप को कैटर करते हैं। अभी तक आपने जो हिस्ट्री पढ़ा उसमें आपने ये दोनों टर्म्स भी नहीं सुने होंगे, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही सुन रहे हैं। अगर हम एम्पावरमेंट को समझते हैं मार्जिनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, तो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एम्पावरमेंट क्या होगा? तो मार्जिनलाइज्ड वो हैं वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो बिल्कुल वल्नरेबल स्थिति में है और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो हो गए मार्जिनलाइज्ड। अब एम्पावरमेंट क्या होता है? देखिए, ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, पावर है ना, और एम्पावर, यानी कि एक तरह से पावर देना वापस से। कौन सी पावर देना? कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि हम चाहे क्लास की बात करें, कास्ट की बात करें, एबिलिटी की बात करें, है ना, पार्टिसिपेशन कहाँ तक होता है? जो मार्जिन के इस तरफ लोग हैं उन्हीं का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। जिनको हमने मार्जिनलाइज कर दिया है उनका पार्टिसिपेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ना उनका कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे आपको पुराने समय की बातें याद होगी कि कुछ ग्रुप्स को पानी नहीं लेने दिया जाता था, या नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जीने दी जाती थी, उनको गांव के बाहर रखा जाता था। तो ये क्या हो रहा था? रिसोर्सेज छीन लिए उनसे, जो रिसोर्सेज उनको मिलने चाहिए। उनके आसपास आने वाले रिसोर्सेज भी के ऊपर भी उनका कंट्रोल नहीं होता था। प्लस पार्टिसिपेशन तो एक तरफ से नील ही हो गया था। ठीक है, तो इस एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेशन, रिफॉर्म सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो रिफॉर्म्स की बात की गई, सिस्टम्स रिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर का रिफॉर्म। ठीक है, सिस्टम तो क्या हुआ? जो ये सालों से चला आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ये स्ट्रक्चर की हम बात करें, कास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कास्ट का स्ट्रक्चर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि ब्राह्मण बस पढ़ाई ही करेगा या वैश्य सिर्फ बिजनेस ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह के रिफॉर्म लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या जो लोअर कास्ट ग्रुप में आते हैं उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का काम करने को ही मिलेगा। तो इस तरह से हमको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है सिस्टम को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनलाइजेशन का और एम्पावरमेंट का। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और किस पे फोकस कर रहे हैं? एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, है ना। अब अगर प्रोफेशनल नीड्स की बात करें कि ये सब चीज़ें चल रही है सोसाइटी में, है ना, कि मार्जिनलाइजेशन हो रहा है और उनका बोल सकते हैं उनके कंट्रोल नहीं है रिसोर्सेज के ऊपर, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इन नीड्स के रिस्पॉन्स में एक प्रोफेशनल नीड की ज़रूरत पड़ी, है ना, प्रोफेशनलाइजेशन, कि कौन करेगा ये सब। अगर ये सब हो रहा है तो जैसे याद है स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि हर एक चीज़ के लिए एक प्रोफेशन होता है, तो इस तरह की नीड्स को कौन कैटर करेगा? तो यही रिस्पॉन्स है प्रोफेशनलाइजेशन नीड्स का। तो फिर क्या हुआ? इमरजेंस हुआ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का, जो इस फील्ड में ट्रेन हो सके और रिसर्च कर सके, रिसर्च को प्रमोट कर सके। फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम का डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, जब नीड आई कि ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट से डील कर सके, तब ये दो चीज़ें हमको देखने को मिली इंडिया में। वेलफेयर आउटलुक की बात करें सोशल वर्क में, तो वेलफेयर की जो कॉन्सेप्ट है ना, कल्याण जिसको बोलते हैं, तो एक सिस्टमेटिक एफर्ट है ताकि हम लोगों की ज़िंदगी को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जैसे अभी हमने जो मार्जिनलाइजेशन की बात की, तो वो लोग जो मार्जिन के इस तरफ हैं उनका लाइफ को इम्प्रूव करना। ठीक है, और जो सोशियो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट अभी बना हुआ है उसमें कैसे एडजस्टमेंट करें उसके ऊपर है।
और जो वेलफेयर है वो कहाँ से निकलता है, जस्टिस और इक्वालिटी से निकलता है। ठीक है, अब कैसे निकलता है ये इक्वालिटी और जस्टिस से? तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सबको बराबर रखना, है ना। लेकिन अगर कोई समाज में यहाँ है और कोई समाज में यहाँ है, तो क्या हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं? नहीं। तो उसका क्या मतलब होगा, इसको पहले यहाँ तक लेकर आओ, फिर बराबर दोनों को बांटो, दिस इज़ इक्वालिटी। प्लस जस्टिस क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसके कुछ अधिकार हैं, और अगर उसको वो अधिकार ना मिले तो उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है वेलफेयर का। ठीक है, कि पहले तो उनको बराबर लेकर आना, तो बराबर कैसे लेकर आएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करेंगे। और जस्टिस कैसे होगा, उनको वो सारी बेनिफिट्स या सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मार्जिन के इधर वाले लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द आउटलुक ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें, क्यों ऐसा है, क्योंकि जब हम यूके या यूएसए की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कास्ट जैसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिला। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है, ये कहाँ पर है, ये इंडिया में है। इसीलिए इसको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, तो जल्दी से रिकॉल करिए सोशल रिफॉर्म क्या होता है। और ये हमने हमारे की कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में बहुत डिटेल में देखा था कि सोशल रिफॉर्म क्या होता है। तो हिस्टोरिकल फेजेस क्या है सोशल रिफॉर्म के, है ना। देखा, मैंने आपको बताया था 2 वर्ड से मिलके बना है रिफॉर्मिंग, है ना। कुछ है जिसको वापस से फॉर्म करना है, यानी कि कोई सिस्टम है उसको वापस से फॉर्म करना है। अभी जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो कुछ ना कुछ नया बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। तो 3 फेजेस में सोशल रिफॉर्म हुए इंडिया में, एंशिएंट फेज में, मिडिवल में और मॉडर्न में। ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में क्या क्या हुआ, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। इधर से डायरेक्टली क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ लेते हैं। वेद और अर्थशास्त्र में एम्फसाइज किया गया है चैरिटी एंड वेलफेयर, है ना। अब आई थिंक आपको चैरिटी और वेलफेयर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होगा। तो वहाँ पर फोकस किया गया वही कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसका अपलिफ्टमेंट हो, ये वेलफेयर है। और चैरिटी वो लोग जिनको नीड है ना, उनको प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना। तो दिस इज़, ये सब कहाँ पर लिखा हुआ है, वेदा और अर्थशास्त्र में एम्फसाइज किया गया। फिर जब बुद्धिज़्म और इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ा तो कुछ रिफॉर्म्स आए, जैसे जक़ात, है ना, अकबर्स रिफॉर्म। ये भी मैंने आपको बताया था जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ फॉर्म में आपको वेलफेयर या चैरिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा हर एक रिलीजन में। और ये हमने बहुत अच्छे से समझा भी था कि हर रिलीजन में कौन सा ऐसा टर्म है जो चैरिटी से मिलता जुलता है या चैरिटी को ही अलग टर्म्स में एक्सप्लेन करता है। फिर मगध एम्पायर आया जहाँ पर वेलफेयर पब्लिक वर्क्स को लेकर काफ़ी बात की गई। ठीक है, अभी तक आप देखेंगे ना, एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में हम फोकस किस पे कर रहे हैं, वेलफेयर पे कर रहे हैं, और हम चैरिटी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने केस वर्क या ग्रुप वर्क की बात नहीं की, तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, मॉडर्न पीरियड की बात करें और जो रिफॉर्मर्स थे मॉडर्न पीरियड के, हालांकि ये टॉपिक एक हमारा सेपरेट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, सोशल रिफॉर्मर्स, और इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, मॉडर्न पीरियड में जो रिफॉर्मर्स थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी स्थापना इन्होंने की। तो ये क्या कर रहे थे, ये रिफॉर्मर्स का काम क्या था, है ना। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो सती प्रथा करके एक सिस्टम चलता था, ठीक है, इंडिया में, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। आई थिंक सती के बारे में सबको पता होगा कि सती क्या होता है, तो उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। तो राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले बोल सकते हैं प्रोमिनेंट फिगर है जिसने सती को लेकर बहुत काम किया, है ना। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर है, ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया, है ना। तो इस तरह से ये रिफॉर्मर्स आए। अब ये एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप
आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले जाएंगे तो विमेन एजुकेशन बिल्कुल गायब था समाज में से, है ना। चाइल्ड मैरिज बहुत प्रोमिनेंट थी, सती और डाउरी जैसे इविल सोसाइटी में थे। तो उस दौरान रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सिस्टम को, ठीक है। और अब आप सोचोगे कि इनको एकदम से आइडिया कैसे आया रिफॉर्म का, तो थ्रू एजुकेशन, है ना। जब इनके सामने लिटरेचर आया, दूसरी सोसाइटीज़ और बोल सकते हैं अलग कंट्रीज़ के साथ जब कनेक्शन हुआ और वहाँ की प्रथाएं पता चली, और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली जब वो सोचने लगे, लॉजिकली सोचने लगे, तो उनको लगा कि इस तरह के जो इवल्स चल रहे हैं सोसाइटी में उनको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उनको रिफॉर्म करना ज़रूरी। तो इस तरह का अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत सुना होगा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब क्या है। तो ये मॉडर्न पीरियड में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर गांधी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म को इंडिपेंडेंस के साथ लिंक कर दिया। कैसे? तो गांधी जी जब इंडिया में आए तब से लेकर जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला, इस पीरियड में जो स्ट्रगल चल रहा था वो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इंडिपेंडेंस को लेकर स्ट्रगल चल रहा था। तो उन्होंने रिफॉर्म को लिंक कर दिया इंडिपेंडेंस के साथ, और जो भी मूवमेंट्स हुए, जो भी एक्ट्स हुए, वो इंडिपेंडेंस प्लस सोशल रिफॉर्म दोनों को कैटर करते थे। गांधी जी का बहुत बड़ा नाम है जब हम कास्ट को लेकर बात करते हैं, और कास्ट में जो सिस्टम की हमने बात की उसको रिफॉर्म करने में भी गांधी जी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कब सोशल वर्क इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ इंडिया में। तो सबसे पहला जो बोल सकते कॉलेज या इंस्टीट्यूट खुला वो था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल इन 1936। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन 1948। इसके साथ क्या हुआ कि जो फॉर्मल एजुकेशन है सोशल वर्क की वो स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। अब आप 1948 की बात कर रहे हैं, 1948 में क्या हुआ था यूके यूएसए, या 48 के पहले की क्या स्थिति थी। आप चाहें तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, यूके में क्या स्थिति थी, यूएसए में क्या थी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्या स्थिति थी, है ना। क्या 1948 के पहले तक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क बन गया था या नहीं बना था, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। उसी दौरान की बात है जब गांधीयन आइडियोलॉजी एंड सर्वोदय मूवमेंट बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं प्रचलित था। और क्यों प्रचलित था कि जो गांधी जी हैं वो ये चाहते थे कि सोशल जस्टिस को फोकस किया जाए थ्रू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है। सर्वोदय का तो मतलब ही वेलफेयर ऑफ ऑल, और वेलफेयर की बात हम कर ही रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्जिनलाइज सेक्शन को पढ़ रहे हैं, और मार्जिनलाइज सेक्शन को अगर सोसाइटी में री इंस्टॉल करना है तो उनका वेलफेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सर्वोदय, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल, और इसी आइडियोलॉजी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्बाइब किया गया है, सोशल जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किया गया है, ठीक है। तो एम्फेसिस किस किस चीज़ पे था, डिग्निटी, लोकल सोल्यूशन, पार्टिसिपेशन। अब अगर पार्टिसिपेशन की और लोकल सोल्यूशंस की बात करें तो ये कम्युनिटी से डायरेक्टली लिंक करते हैं, ठीक है। डिग्निटी की बात करें तो यहाँ इंडिविजुअलाइजेशन से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे कि सोशल वर्क की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनका आपको ट्रेसेस देखने को मिलेगा जब हम गांधीयन आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं या हम सर्वोदय मूवमेंट को पढ़ते हैं। अब इन सब का इन्फ्लुएंस क्या हुआ ऑन प्रोफेशनल सोशल वर्क, ठीक है। तो ये देखिए जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि गांधीयन वैल्यूज़ जो है वो मिरर करती हैं सोशल वर्क के एथिक्स को। अगर सोशल वर्क की बात करें तो इसके 6 कोर वैल्यूज़ हैं, और वो कौन से हैं, तो वो है सोशल जस्टिस, सर्विस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये एथिक्स हैं। और इनको मिरर करते हैं गांधीयन वैल्यूज़। कैसे करते हैं यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। उनका जो फोकस था रूरल अर्बन फोकस कॉन्ट्रास्ट, ये सोशल वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी दोनों को पढ़ते हैं।
हॉलिस्टिक चेंज एंड ग्रास रूट एंगेजमेंट, ऑब्वियसली ग्रास रूट एंगेजमेंट का मतलब वही होता है कि जो बिल्कुल नीचे है उसका एंगेजमेंट होना चाहिए चेंज में, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट की बात भी करें तो डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो टॉप डाउन ना होके बॉटम्स अप होना चाहिए। मतलब पॉलिसी यहाँ से बन के नीचे ना जाए, यहाँ से नीड्स हों और वो ऊपर जाएं और उस पर पॉलिसी बने। सो इस पे फोकस किया गया है ग्रास रूट इंगेजमेंट में, ठीक है। और हॉलिस्टिक चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल चेंज में फंक्शनिंग भी आ जाएगा, और फंक्शनिंग का मतलब किससे रिलेट कर सकते हो आप? फंक्शनिंग सोशल वर्क में केस वर्क और सोशल ग्रुप वर्क, ठीक है, दोनों से आप लिंक कर सकते हो। अब अगर वॉलेंट्री और प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आई थिंक ये तो बहुत हमने इतना डिस्कशन किया अबाउट प्रोफेशनल सोशल वर्क एंड सोशल वर्क और वॉलेंटरिज्म क्या होता है। फिर भी अगर आपको देखना है इन वन स्नैपशॉट तो ये आपके सामने एक टेबल है कि जो वॉलेंट्री वर्क होता है वो मोरली गाइडेड, स्पिरिचुअली गाइडेड होता है। कैसे? हर एक बोल सकते रिलीजन में बात की गई है हेल्प की, है ना, सेवा की। मोरल होता है कि आपकी इच्छा है तो आप मदद कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल ट्रेंड होता है, उसको सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए। रेम्यूनरेशन की बात करें तो वॉलंटरी जब हम काम करते हैं तो अनपेड होता है, क्योंकि हम मोरली गाइडेड हैं तो हम उसके लिए पेमेंट नहीं लेते, है ना। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है या ऐसा करना सही होता है। प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो पेड होता है, वहाँ पे रेम्यूनरेशन मिलता है आप जो काम करते हो उसके लिए। ट्रेनिंग, वॉलंटियरिंग करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जब इच्छा हो आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। फॉर्मल होता है प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। कैसे होता है फॉर्मल? उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कब क्या करना है, क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए। तो ये फॉर्मल होता है। इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वॉलेंट्री स्पॉर्डिक होता है। स्पॉर्डिक का मतलब कभी कभी कुछ इवेंट्स में ऐसा। बट प्रोफेशनल सोशल वर्क क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है। अगर आपने शुरू किया है तो आप उसको एंड तक लेकर जाओगे। सो दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म, है ना। एंड मतलब क्या हुआ? जब तक उसका सोल्यूशन ना मिल जाए। तो यहाँ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, और ये है प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम का जब तक सिस्टमेटिक सोल्यूशन ना मिले तब तक हम प्रोफेशनल सोशल वर्क करते रहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस एंड कोलाबरेशन, अब सोशल वर्क में जो आउटलुक है वो ह्यूमैनिटेरियन है, और यहाँ पर कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है। तो कौन से कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं? तो स्टेट एंड एनजीओ दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है फॉर इफ़ेक्टिव डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वॉलेंट्री सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इफ़ेक्टिव डिलीवरी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक वो होता है जहाँ हम इंसान को इंसान समझते हैं, ह्यूमन को ह्यूमन कंसिडर किया जाए, उसके राइट्स को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाए जितना दूसरे की राइट को मिल रहा है, ठीक है। अब ये स्नैपशॉट है, मतलब बेसिकली फैक्ट्स हैं आपको याद करने के लिए कि सोशल वर्क एजुकेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जैसा कि हमने पढ़ा है 1936 में, और फर्स्ट कोर्स आया 1920 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन हुआ तो DSSW, है ना, बड़ौदा में और मद्रास में। फिर इग्नू में हम देखते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन विद फील्ड वर्क, इस तरह का कोर्स स्टार्ट हुआ इग्नू में सोशल वर्क एजुकेशन। UGC की 3 कमिटीज़ बनी समय समय पर सोशल वर्क के करिकुलम को रिफॉर्म करने के लिए और उसको थोड़ा सा अपडेट करने के लिए। तो 1960 में बनी जिसने एजुकेशन और स्टैंडर्ड सेट किए सोशल वर्क के लिए। 75 में ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया गया, और 2001 में करिकुलम एंड रियल वर्ल्ड लिंक्स पे फोकस किया गया, ठीक है। करिकुलम डोमेन की बात करें, जो अभी फोकस किया गया है वो है वैल्यूज़, फिलॉसफी और एथिक्स पे फोकस करना है हमको, ठीक है। कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई, उससे निकलने वाले 6 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन पे फोकस करना है।
फ़िलॉसफी क्या है, तो अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि एक मार्जिनलाइज ग्रुप है, उसका वेलफेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट हो सके। दिस इज़ द फिलॉसफी। सपोर्टिव स्किल्स एंड अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। स्किल्स कैसे आती है और नॉलेज कैसे अप्लाई किया जाता है, तो जब आप पढ़ते हो सोशल वर्क को तो आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हुआ, एक्टिव लिसनिंग डेवलप हुआ, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग डेवलप हुआ, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप हुआ। और अप्लाइड नॉलेज क्या होता है, जो आप सीख रहे हो उसको आपको फील्ड में जाके अप्लाई करना होता है। तो इस तरह का कोर्स आपको कहाँ मिलता है, ये आपको सोशल वर्क में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ करने होते हैं। मैं सोशल साइंसेस की बात कर रही हूँ, बेसिकली साइंस की बात नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पर आपको इस तरह का कोर्स देखने को मिलता है। इंटरडिसिप्लिनरी है, तो सोशल साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब में से हमने कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स लिए हैं सोशल वर्क के अंदर। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं, ठीक है। और ह्यूमन से डील करते समय हम सिर्फ एक डायमेंशन पे काम नहीं कर सकते, हमको हॉलिस्टिक चेंज लाना है या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो हमको सारे डायमेंशंस पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर डिफरेंट डायमेंशंस पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि हम अलग अलग डिसिप्लिन में क्या इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्टिव भी एक कोर्स होता है। इलेक्टिव मतलब क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पेशलाइज करना है सोशल वर्क के किसी एरिया में, तो आप स्पेशलाइज कोर्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कम्युनिटी में ही काम करना है तो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट ले सकते हो, आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो आप HRM ले सकते हो, आपको मेडिकल फील्ड में काम करना है तो मेडिकल सोशल वर्क कर सकते हो, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर सकते हो, जेरेंटोलॉजी में आप स्पेशलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर लगता है तो आप स्पेशलाइज कोर्सेज कर सकते हो। अगर करेंट सिनेरियो की बात करें तो 100+ इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्टली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में। यहाँ पर आपको ज़्यादा इंस्टीट्यूट मिलेंगे सोशल वर्क के। लैक ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और अभी जो ज़रूरत है करंट में, तो वो है यूनिफॉर्म अफिलिएशन, रेलेवेंट करिकुला एंड रिसर्च की, है ना। जैसे हमने बोला था कि एक बॉडी होना चाहिए जो रेगुलेट कर सके, इसके करिकुलम को रेगुलेट कर सके, जो लाइसेंस को रेगुलेट कर सके। तो उस तरह के एफिलिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोशल वर्क को। और जो करिकुला है, अभी आपने देखा कि मोस्टली जो सोशल वर्क में हम पढ़ रहे हैं वो हमने UK या USA या अदर वेस्टर्न कंट्रीज से लिया है। अभी ज़रूरत है कि जो सोशल वर्क है उसमें हम इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन सिनेरियोज, इंडियन प्रॉब्लम्स को कैटर करें और इंडियन तरीके से हम करें, ठीक है। तो रिसर्च की बहुत ज़रूरत है और इस तरह के करिकुलम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में बात करें तो कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सिलेबस रिव्यू, सेमिनार्स, नेशनल फोरम। यहाँ पर ये जो एसोसिएशन है स्कूल सोशल वर्कर्स का, ये थोड़ा मदद करता है, लेकिन ये भी उतना रिकॉग्नाइज नहीं है। इंडिया में एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NAPSW बोला जाता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, जो समय समय पर रिसर्च और इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उसी तरह अलग अलग मेडिकल सोशल वर्कर्स का एसोसिएशन है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग एसोसिएशन है। बट जैसा मैंने बोला, एक नेशनल लेवल पे जो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो, है ना, और जिसके पास जैसे काउंसिल जैसा पावर हो, उस तरह का अफिलिएशन मिसिंग है इंडिया में। इग्नू के बारे में बता चुकी हूँ, एक्सेसिबल एजुकेशन विद फील्ड ट्रेनिंग, ठीक है। एक्सेसिबल एजुकेशन मतलब जिसको आप घर बैठकर भी कर सकते हो, वैसा एजुकेशन, है ना। आप डिस्टेंस मोड में एजुकेशन ले सकते हो, आप फील्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है इग्नू, ठीक है। तो इससे हम आ जाते हैं एंड में कि जो टाइमलाइन है सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, कैसे कैसे कब क्या क्या हुआ। तो एक आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। और इस तरह से याद करेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी में सब चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर डिस्कशन ऑन सोशल वर्क इन इंडिया, हम कुछ PYQ सॉल्व करेंगे।
आई थिंक यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, बट फिर भी व्हेन वाज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इस्टेब्लिश, तो 1936। व्हाट आर द 4 करिकुलम डोमेन सजेस्टेड बाय थर्ड रिव्यू कमिटी। ठीक है, तो ये 4 डोमेन्स थे, कोर, सपोर्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी एंड इलेक्टिव। व्हाट इज़ द सेंट्रल एम ऑफ सर्वोदय फिलोसफी, वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्विक रिकैप, क्या क्या पढ़ा हमने। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन इंडिया। की प्लेयर्स कौन कौन हैं, तो गांधी जी, टिस, DSSW, UGC और ये सब की प्लेयर्स हैं। की प्लेयर्स का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पायनियर्स बोल सकते हैं सोशल वर्क में हम, कि सोशल वर्क की नींव रखने में किसका बहुत रोल है। ऑनगोइंग नीड क्या है, इंटीग्रेशन की, रेलेवेंस की और रीजनल इक्विटी की। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, ये था वीडियो ऑन सोशल वर्क इन इंडिया। इस वीडियो के साथ हमारा जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है सोशल वर्क का, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या था, कौन से ईयर में दिया था, इस तरह से हम इस पर फोकस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।